जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा राजस्थान कंपटीशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और स्टूडेंट्स, वर्तमान में पशु परिचर की जो वैकेंसी निकली है उसकी क्लासेज स्टार्ट की है अपन ने, और उसके अंतर्गत एक क्लास हो चुकी है। और राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत की एक क्लास हो चुकी है जिसमें हम शिलालेख पढ़ चुके हैं। अब आज दूसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं उसके आगे की। तो जो राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत है उसमें राजस्थान की जो रियासतें हैं उनमें कौन कौन सी रियासत में कौन कौन से सिक्के प्रचलित थे, तो उन सिक्कों को हम पढ़ लेते हैं। क्योंकि कई बार सिक्के रियासत का नाम देकर सिक्के पूछ लिए जाते हैं कि ये सिक्का कौन सी रियासत का था। तो स्टार्ट करते हैं। और जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं वो शुरुआत से पिछली क्लास को जरूर देखें। और इससे पहले हम राजवंश को पढ़ा चुके हैं, तो राजवंश की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो उनको भी जरूर देखें जिससे आपके टॉपिक मजबूत होंगे। अब स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में प्रचलित रियासती सिक्के। जो राजस्थान में रियासतें थी उनमें जो सिक्के चलते थे उनके नाम है। जैसे जोधपुर या मारवाड़ रियासत कह दो। तो जोधपुर रियासत में कौन कौन से सिक्के प्रचलित थे? तो जोधपुर रियासत में जो सिक्के प्रचलित थे, या यूं प्रश्न आ जाए कि मारवाड़ रियासत में कौन कौन से सिक्के प्रचलित थे, तो वो सिक्के हैं जैसे विजयशाही, भीमशाही, डब्बूशाही, फदिया, गधिया। ये सिक्के कहाँ के थे? ये सिक्के थे मारवाड़ रियासत के, या यूं कह दे जोधपुर रियासत के। फिर नेक्स्ट है जयपुर रियासत। तो जयपुर रियासत में कौन कौन से सिक्के प्रचलित थे? जो जयपुर रियासत है, जयपुर रियासत में जो सिक्के प्रचलित थे वो है झाड़साई। जो पुराने सिक्के हैं जयपुर रियासत के उनको झाड़साई बोला जाता है, झाड़साई और मोहम्मद शाही। अब एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, जैसे एक किसी सिक्के का नाम दे दिया, जैसे ये ही दे दिया मोहम्मद शाही। अब मोहम्मद शाही को देके पूछ लिया जाए कि ये कौन सी रियासत का सिक्का था, और ऑप्शन में अपन को दे दिया जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर। तो हमको इन चारों में से बताना पड़ेगा कि भाई कौन सी रियासत का सिक्का है। तो हमको ये याद रखने की बात है कि जो ये मोहम्मद शाही सिक्का है वो कहाँ प्रचलित था? तो वो जयपुर रियासत में प्रचलित था। और हाली सिक्का भी कहाँ का? जयपुर का। और रसकपूरी, ये चारों सिक्के कहाँ प्रचलित थे? तो ये जयपुर रियासत में प्रचलित थे। फिर नेक्स्ट रियासत कौन सी है? उदयपुर। कौन सी रियासत आ गई? उदयपुर रियासत। उदयपुर रियासत में कौन कौन से सिक्के प्रचलित थे? तो देखो, उदयपुर रियासत में स्वरूप शाही, चांदोड़ी, ढींगला, भिलाड़ी, त्रिशूलिया। कौन कौन से उदयपुर रियासत के सिक्के हैं? स्वरूप शाही, चांदोड़ी, ढींगला, भिलाड़ी, त्रिशूलिया। ये सिक्के उदयपुर रियासत के थे। अब आप इनको साथ के साथ नोट्स भी बना सकते हो, लिख भी सकते हो साथ के साथ। जो एक बार आपने इस पे देख लिया और एक बार आप नोट्स से पढ़ लोगे तो आपको काफी कुछ याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट रियासत है जैसलमेर। जैसलमेर रियासत में जो सिक्के प्रचलित थे वो है मोहम्मद शाही। मोहम्मद शाही सिक्का जयपुर में भी प्रचलित था और जैसलमेर रियासत में भी प्रचलित था। अक्षय शाही, कौन सा? अक्षय शाही और डोडिया। ये तीनों सिक्के जैसलमेर रियासत में प्रचलित थे। और पांचवी रियासत है झालावाड़। झालावाड़ में कौन से सिक्के प्रचलित थे? तो झालावाड़ में मदन शाही सिक्के। कौन से? मदन शाही। झालावाड़ का शासक था मदन शाह, उसके नाम से मदन शाही सिक्के प्रचलित हुए। फिर बांसवाड़ा रियासत। बांसवाड़ा रियासत के शासक थे लक्ष्मण सिंह, उनके नाम के अनुरूप लक्ष्मण शाही सिक्के प्रचलित थे। सालिम शाही, लक्ष्मण शाही और सालिम शाही, ऐसे क्वेश्चन आ जाए, लक्ष्मण शाही और सालिम शाही कहाँ के सिक्के थे? कौन सी रियासत में प्रचलित थे ये सिक्के? तो ये बांसवाड़ा रियासत में प्रचलित थे। फिर नेक्स्ट रियासत है डूंगरपुर। कौन सी रियासत है?
डूंगरपुर। और डूंगरपुर में कौन से सिक्के प्रचलित है? तो डूंगरपुर रियासत में प्रचलित थे उदयशाही सिक्के। कौन से सिक्के? उदयशाही। फिर नेक्स्ट रियासत है धौलपुर। कौन सी रियासत? धौलपुर। धौलपुर में कौन से सिक्के प्रचलित थे? तो धौलपुर में थे तमंचा शाही सिक्के। कौन से? तमंचा शाही सिक्के। ये सिक्के इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत भी है, क्योंकि इन सिक्कों के आधार पर पता लगाया जा सकता है कि ये किसके काल में, शासन काल में प्रचलित हुए, या इसको प्रचलित करने वाला शासक कौन था। तो ये सब इन सिक्कों पर लिखा हुआ होता, तो इनसे मतलब ये पता कर सकते हैं हम उस समय की शासन व्यवस्था के बारे में। फिर नेक्स्ट है बूंदी रियासत। बूंदी रियासत में कौन कौन से सिक्के प्रचलित थे? तो बूंदी रियासत में 11 है सना, 11 है सना, रामशाही, कटारशाही, चेहरेशाही, ये चारों सिक्के बूंदी रियासत में प्रचलित थे। फिर नेक्स्ट रियासत है कोटा। कोटा रियासत में कौन से सिक्के प्रचलित थे? तो कोटा रियासत में गुमान शाही सिक्के प्रचलित थे। कौन से सिक्के प्रचलित थे? कोटा रियासत में गुमान शाही सिक्के प्रचलित थे। फिर नेक्स्ट है बीकानेर। बीकानेर रियासत। बीकानेर रियासत के सिक्के देखो, गजशाही, आलमशाही। गजशाही और आलमशाही कौन सी रियासत के सिक्के थे? बीकानेर रियासत के सिक्के थे। फिर नेक्स्ट है शाहपुरा। शाहपुरा रियासत। तो शाहपुरा रियासत में जो सिक्के प्रचलित थे वो थे ग्यारसंदिया, माधोशाही। कौन कौन से? ग्यारसंदिया, माधोशाही। कौन सी रियासत के सिक्के थे ये? शाहपुरा। फिर नेक्स्ट है अलवर रियासत। अलवर में कौन से सिक्के प्रचलित थे? तो अलवर में रावशाही सिक्के प्रचलित थे। कौन से सिक्के? अलवर में रावशाही सिक्के प्रचलित थे। फिर नेक्स्ट है करौली रियासत। करौली रियासत में कौन कौन से सिक्के प्रचलित थे? तो करौली रियासत में माणकशाही, कटार, झाड़शाही। माणकशाही और कटार झाड़शाही सिक्के कौन सी रियासत के थे? ये करौली रियासत के थे। फिर सलूम्बर ठिकाना। सलूम्बर एक ठिकाना था, इसको रियासत नहीं कह सकते, सलूम्बर ठिकाना था। और सलूम्बर ठिकाने का सिक्का कौन सा प्रचलित था उस समय? तो पद्मशाही सिक्का सलूम्बर रियासत का था। कौन सा सिक्का था? पद्मशाही सिक्का। और इसके अलावा इतिहास को, जैसे ये सिक्के, शिलालेख, इनके अलावा ताम्रपत्र भी होते थे। उन ताम्रपत्रों के द्वारा भी हम इतिहास को जान सकते हैं। तो ताम्रपत्र के अंतर्गत देखते हैं ताम्रपत्र। तो आहड़, आहड़ कहां पर स्थित है? उदयपुर जिले में। तो आहड़ उदयपुर के ताम्रपत्र, और इनको कब लिखवाया इन ताम्रपत्रों को? तो 1206 ईस्वी में। कब लिखवाया? 1206 ईस्वी में। और जो ये 1206 ईस्वी में ये आहड़ उदयपुर में जो ताम्रपत्र लिखवाया, इसमें गुजरात के शासक थे मूलराज सोलंकी। गुजरात के शासक मूलराज सोलंकी और भीमदेव द्वितीय तक के राजाओं के वंशावली है। जो आहड़ या उदयपुर का ताम्रपत्र है उसमें गुजरात के राजा, कहां के शासक? गुजरात के शासकों की वंशावली, गुजरात के शासकों की गुजरात के शासकों की वंशावली। तो गुजरात के जो शासक थे उनमें किनसे, जो गुजरात के शासक मूलराज सोलंकी थे, मूलराज सोलंकी से लेकर भीमदेव द्वितीय तक की वंशावली का इसमें वर्णन है। और कोई स्टूडेंट्स जो इस क्लास को ले रहा है वो साथ के साथ नोट्स भी बनाता चले। तो कोई चीजें बोर्ड पे नहीं आ रही, उसको मैं मुंह से बोल रही हूँ, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि क्लास को पॉज करके आप उसको लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट जो ताम्र
देव, वीर सिंह देव के ताम्रपत्र, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में मिले हैं ये वीर सिंह देव के ताम्रपत्र। और इनको कब उत्कीर्ण कब लिखवाया था? तो इनको लिखवाया था 1287 ईस्वी में। और इसमें जो ये वीर सिंह देव का जो ताम्रपत्र मिला है मध्य प्रदेश में, इसको 1287 ईस्वी में लिखवाया था। और इसमें क्या है, जो वागड़ के राजा, इसमें वागड़ के राजाओं का वंश, वागड़ के राजाओं का वंशक्रम है। ठीक है। नेक्स्ट है खेरोद उदयपुर के ताम्रपत्र। खेरोद उदयपुर के ताम्रपत्र। तो खेरोद उदयपुर के जो ताम्रपत्र है, इसको 1437 ईस्वी में इनको लिखवाया था, इन ताम्रपत्रों को 1437 ईस्वी में। और जो ये खेरोद उदयपुर के ताम्रपत्र है, इसमें एकलिंग जी में कुंभा के प्रायश्चित व दान का वर्णन है। इसमें एकलिंग जी का जो मंदिर है उदयपुर में, एकलिंग जी मंदिर में एकलिंग मंदिर में कुंभा के प्रायश्चित व कुंभा के प्रायश्चित व दान का इसमें क्या है, वर्णन है। कुंभा के प्रायश्चित व दान का इसमें वर्णन है। और नेक्स्ट जो ताम्रपत्र है वह है चीकली डूंगरपुर ताम्रपत्र। तो ये जो चीकली डूंगरपुर में जो ताम्रपत्र मिला है 1438 ईस्वी का, इसमें किसानों से वसूल की जा रही लागबाग का वर्णन है। किसका वर्णन है? किसानों से वसूल की जा रही, किसानों से वसूल की जाने वाली लागबाग। लागबाग का मतलब कर था। लागबाग का इसमें क्या है, वर्णन है। फिर नेक्स्ट है पूर्व भीलवाड़ा के ताम्रपत्र। पूर्व भीलवाड़ा के ताम्रपत्र 1535 ईस्वी, 1535 ईस्वी। इसमें रानी कर्मवती के जौहर का वर्णन है। इसमें किसका वर्णन है? रानी, पूर्व भीलवाड़ा के ताम्रपत्र में रानी कर्मवती के जौहर का वर्णन। किसका वर्णन? वर्णन है। फिर नेक्स्ट है कीटखेड़ी प्रतापगढ़ का ताम्रपत्र। इनसे इतिहास के बारे में जाना जा सकता है। इतिहास के बारे में पता लग रहा है कि क्या हो रहा है, उस समय क्या हुआ था। तो ये इन चीजों से, इन ताम्रपत्रों से भी पता लग रहा है इतिहास को, मतलब एक तरीके से जानने के ये महत्वपूर्ण स्रोत है। ये 1650 ईस्वी में लिखवाया गया था ताम्रपत्र। इसमें मेवाड़ की, जो मेवाड़ है, मेवाड़ की तात्कालिक शैक्षिक, मेवाड़ की
तात्कालिक तात्कालिक जो शैक्षिक प्रवृत्ति थी, शैक्षिक प्रवृत्ति थी, कैसी प्रवृत्ति थी या कैसी प्रकृति थी, उसकी जानकारी मिलती है कि उस समय शैक्षिक की जो प्रकृति थी, शिक्षा की प्रकृति थी, वो किस प्रकार की थी उस समय, इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा अन्य स्रोत भी है इतिहास को जानने के लिए, जैसे कई फरमान जारी होते थे, फरमान, मंसूर, रुक्का, निशान, हुक्म, इंसा, रुकयात, सनद, वकीलों की रिपोर्ट, बहिया, ये सारी चीजें, कोई भी फरमानों के प्रमाण पत्र, इन सब से भी इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जो दरबारों में लेखन कार्य होता था, उनसे भी जानकारी मिलती है। इसके अलावा पुरातात्विक स्रोत भी है जिनसे हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत देखिए मृदभांड। पहले क्या होता था कि सर्वाधिक संख्या में मृदभांडों का निर्माण होता था, मृदभांड बनाते थे, तो इनसे भी जानकारी मिलती है। जैसे कि आहड़ उदयपुर में बहुत सारे मृदभांड मिले थे, तो उनसे उस समय की जो मृदभांडों के ऊपर वो चित्र बना देते थे, रंगों का प्रयोग करते थे, तो इनसे भी एक तरीके से इतिहास को जानने का ही हमको मौका मिलता है। उसके बाद जैसे कि मृदभांडों में कोई से महल के या किसी भी चीज के जो चित्र है उस पे मृदभांडों पे उकेर दिए जाते थे। इससे हम उस समय की तात्कालिक स्थिति के बारे में थोड़ा सा मतलब अंदाजा हम लगा सकते हैं। उसके बाद है मृण मूर्तियां। मृण मूर्तियों में जो मृण मूर्तियां है उसमें जैसे कि रंग महल से गांधार शैली की और रेड टोंक से मात्र देवी की मूर्तियां मिली है। तो उस समय इन मूर्तियों से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई समाज में कैसी व्यवस्था रही होगी, कैसे मूर्तिकार रहे होंगे। तो मृण मूर्तियों से भी हम बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हथियार। हथियार जैसे बागोर भीलवाड़ा से पाषाण के उपकरण कह दो या हथियार मिले हैं। आहड़ से पाषाण व ताम्र के उपकरण, गणेश व बालाथल कहाँ पर है? उदयपुर में, तो वहां से ताम्र उपकरण। और रंग महल व रेड से कौन से उपकरण मिले हैं? लोहे के उपकरण मिले हैं। तो हम उन सभ्यताओं के बारे में मतलब अनुमान लगाते हैं, जान सकते हैं कि क्या क्या हुआ था और कैसे कैसे हथियार, उन हथियारों को देख के उन जो लोगों की जीवन शैली के बारे में हम अंदाजा लगाते हैं। फिर अस्थियां भी अतीत को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जैसे कि भीलवाड़ा व अन्य कई स्थानों से प्राप्त अस्थियों से मानव प्रजाति की उत्पत्ति व विकास का अनुमान भी लगाया जाता है। तो इन चीजों से हम क्या है, अतीत के बारे में, जो इतिहास के बारे में कुछ अनुमान लगा सकते हैं, कुछ जानकारियां प्राप्त करते हैं। और हम ये सोच सकते हैं कि उस समय मानव ऐसा था या मानव ने ये सब किया होगा। अब इस क्लास को, आज अपनी क्लास पूरी हुई। नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। और जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमने जो ये पशु परिचर्या का कोर्स स्टार्ट किया है उसको बिल्कुल टॉपिक वाइज हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। बच्चे हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा ले, जिससे आपको फ़ायदा हो। इसके साथ साथ हम एनसीईआरटी के द्वारा जो चलन में है बुक 6 से 10 की, उन बुकों को भी पढ़ाएंगे, जिससे आपको कहीं इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं पड़े और इनसे हमारा काम लगभग हो जाएगा। इसी के साथ आज हमारी क्लास समाप्त हुई। धन्यवाद।
इसको भी हटा दे पीछे वाले को। हाँ वो डंडे को थोड़ा दो 20 मिनट की।